इमरान बोला, हाँ सुलेमान, आजकल सारे शायर उल्लू ही हैं। दिन को ऊँगते हैं, रात को शायरी करते हैं। परेशान और इंतहाई दर्जे की नहूसती। जिस किसी ने उनकी शक्ल देखी गया काम से। अच्छा, अब जरा जाओ और चाय बना दो। इतने में टेलीफोन की घंटी बजी। इमरान ने रिसीवर उठाया। मैं बूदम बेदाल बोल रहा हूँ। आवाज आई, इमरान मैं सुल्तान बोल रहा हूँ। इमरान बोला, सुल्तान बोल रहे हो या गधा, मुझे क्या एतराज। इमरान ने दीवार को आंख मारते हुए कहा। सर, सुल्तान ने कहा, तुम होश में हो? फौरन मुझे मिलो, इंतहाई अहम मामला है। यह कहकर रिसीवर रख दिया। इमरान ने रिसीवर रखा और फिर कपड़े तब्दील करने गया। इतने में सुलेमान ने चाय मेज पर रख दी। इमरान ने आधी प्याली पी और फिर सुलेमान को मुंह चढ़ाता हुआ नीचे उतर गया। चंद मिनटों के बाद उसकी कार सर सुल्तान की कोठी में थी। इमरान की कार सर सुल्तान की कोठी में दाखिल हुई। सर सुल्तान अपने ड्राइंग रूम में इमरान के मुंतजिर थे। इमरान जेबों में हाथ डाले अंदर दाखिल हुआ। सर सुल्तान ने उसे देखते ही बैठने का इशारा किया। वो सोफों के दरमियान में रखी हुई मेज पर बैठ गया। सर सुल्तान ने कहा, ये क्या बेहूदगी है, सोफे पर बैठो। वो बोला, जनाब आपके हाथ का इशारा मेज की तरफ था। सर सुल्तान ने कहा, बको नहीं, तुम्हारी ये हरकतें कभी कभी बड़ा परेशान करती हैं। इमरान मेज से उठकर सोफे पर बैठ गया। अब वो लाताल्लुक सा ड्राइंग रूम में लगी हुई तस्वीरों को देख रहा था। अंदाज ऐसा था जैसे जामे जहानुमा में दुनिया का मुशाहिदा कर रहा। इमरान, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए यहाँ बुलाया है कि जो कुछ पिछले दिनों दारुल हुकूमत में हुआ था और जो सिर्फ तुम्हारी जहानत की वजह से रुक गया, वही सब कुछ दुनिया के 14 ममालिक के दारुल हुकूमतों में हुआ है। लेकिन वहां का इतना जानी नुकसान हुआ जिसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। इससे पहले जमीन से पानी निकलने का वाकया भी सारी दुनिया के लिए तबाहकुन साबित हुआ था। इमरान ने कहा, लेकिन इसका क्या सबूत है कि कत्ल गारत माका जोंगा के तहत हुई है? उसका मकामी हेडक्वार्टर तो मैंने तबाह कर दिया। सर सुल्तान ने कहा, अभी वो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुए। ये देखो, कल ही सदर मुमलिकत के नाम ये खत आया है। इसी से मैंने अंदाजा लगाया है कि सब कुछ माका जोंगा के तहत हुआ है। इमरान ने सर सुल्तान से वो खत लिया जो सुर्ख रंग के लिफाफे में था और कागज का रंग भी इंतहाई सुर्ख था। उसमें तहरीर था कि माका जोंगा की नाफरमानी की हल्की सी सजा देख ली। यह सिर्फ एक हल्का सा टच था जो आप लोगों को अपनी ताकत का हमने दिखाया है। सिर्फ एक मामूली सा अड्डा तबाह करने पर एक बहुत बड़ी तंजीम का कुछ नहीं बिगड़ता। माका जोंगा अनकरीब दुनिया पर हुकूमत करेगी, ये उसके मुकद्दर में लिखा जा चुका है। अब बेहतर तो यह है कि तुम और तुम्हारी हुकूमत रज़ाकाराना तौर पर दस्तबरदार हो जाए और नज़्म नस्क माका जोंगा के कारकुनों के हवाले कर दिया जाए, वरना भयानक तरीन सजा के लिए तैयार रहो। माका जोंगा अजीम कुव्वतों की मालिक है। उसकी मामूली से मामूली सजा भयानक मौत है और बड़ी सजा का तो तुम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। माका जोंगा जिंदाबाद। इमरान ने खत पढ़कर जोर का सांस लिया। सर सुल्तान इस दौरान इमरान के चेहरे को बगौर देख रहे थे, लेकिन खत पढ़ने के दौरान इमरान के चेहरे पर छाई हुई हिमाकतों की तह में कोई तब्दीली न हुई। सर सुल्तान ने परेशान होकर पूछा, अब क्या किया जाए? इमरान ने मुख्तसरन कहा, ट्विस्ट डांस। सर सुल्तान झुंझला गए। क्या मतलब? मैं कहता हूँ ये मजाक किसी और वक्त के लिए रखो। इमरान ने कहा, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है कुछ न कुछ हो जाएगा। सर सुल्तान ने कहा, ओह मुझे याद आया, देखो इस माका जोंगा के सिलसिले में दुनिया के 14 ममालिक के अरकान का इजलास न्यूयॉर्क में हो रहा है ताकि इसकी सरकूबी के लिए कोई मुश्तरका कदम उठाया जाए। मैं चाहता हूं तुम इसमें शिरकत करो, शायद कोई राह नजर आ जाए। इमरान ने पूछा, कब हो रही है ये मीटिंग? सर सुल्तान ने जवाब दिया, 1 हफ्ते तक। इमरान ने पूछा, कितने अरकान की इजाजत है? वो बोले, तुम अपने साथ 3 और मेंबर ले जा सकते हो। इमरान ने कहा, बेहतर, मुझे तफसीलात भिजवा दीजिए, मैं हुआ आऊंगा। सर सुल्तान ने कहा, फिर तुम्हारी शिरकत के लिए मैं लिख दूं? इमरान ने कहा, जी हाँ, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैंने कुछ काम करने हैं। सर सुल्तान ने उसे हाथ मिलाते हुए कहा, बेहतर, खुदा हाफिज। और इमरान कार में बैठकर कोठी से बाहर चला गया। जूलिया आजकल बाकायदगी से अखबार का मुताला कर रही थी क्योंकि माका जोंगा ने शहर में उधम मचा रखा था और रोजाना अखबारों में उनके मुताल्लिक कुछ न कुछ लोग अंदाजा लगाया करते थे। जूलिया ने सोचा था शायद उनमें से कोई इशारा उनके काम का निकल आए, लेकिन आज जब उसने पढ़ा कि माका जोंगा दरअसल हुकूमत का असिस्टेंट है जो उसने आइंदा आने वाले इंतखाबात मुलतवी करने के लिए रचाया है, तो उसने झुंझला कर अखबार फेंक गया क्योंकि इसे लोगों की कम अक्ली और नासमझी पर गुस्सा आया था। लेकिन फिर उसका ख्याल उनकी अदम वाकफियत की तरफ चला गया और उसके आसाब काफी हद तक ढीले हो गए क्योंकि ये तो जाहिर था कि सीक्रेट सर्विस में होते हुए जो कुछ उसे मालूम था, आम लोगों को तो शायद उसकी हवा भी कभी नहीं लगी थी और न लग सकती थी। अभी जूलिया ये सोच रही थी कि अचानक टेलीफोन की घंटी की करख्त आवाज उसके कानों में पहुंची। वो फौरन उठकर साइड टेबल की तरफ मुड़ गई जहां फोन रखा हुआ था। जूलिया ने रिसीवर कान से लगाते हुए कहा, हेलो, जूलिया स्पीकिंग।
भर आई हुई मखसूस आवाज आई, X2, मॉर्निंग जूलिया, तुमने शायद अभी तक नाश्ता नहीं किया। जूलिया ने पुरसुकून लहजे में कहा, मॉर्निंग सर। X2 की आवाज में नरमी थी। जूलिया की आवाज भी इंतहाई शीरीं हो गई, बोली, नहीं जनाब। X2 का नरम लहजा ही उसे जन्नत की लतीफ फजाओं में पहुंचा देता जो उसे कभी कभी ही नसीब होता था। X2 ने कहा, अच्छा, तुम नाश्ता करके सफदर को लेकर दानिश मंजिल पहुंच जाओ। वहां से तुम सफदर, शकील और इमरान ने न्यूयॉर्क जाना है, इसलिए अपना रोजमर्रा का सामान साथ ले आना। जूलिया ने नीची आवाज में पूछा, तो क्या जनाब न्यूयॉर्क जाना सरकारी काम से होगा? X2 गुर्राया, जूलिया, क्या मैं तुम्हें वहां किसी की शादी में शिरकत के लिए भेज रहा हूं? होश में तो हो तुम? जूलिया बोली, माफी चाहती हूँ जनाब, दरअसल मैं गलती से पूछ बैठी। मैं पूछना ये चाहती थी कि वहां हम माका जोंगा के सिलसिले में जा रहे हैं या कोई और सिलसिला है? जूलिया ने बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर काबू पाते हुए जुमला पूरा किया, वरना वो तो दरमियान में ही रो पड़ती। X2 ने कहा, हाँ, ये माका जोंगा ही का सिलसिला है। वहां दुनिया के उन 14 ममालिक ने जिनमें माका जोंगा ने अपनी सरगर्मियां शुरू की हुई हैं, अमेरिका की जेर सदारत एक मीटिंग होगी। अमेरिका की जेर सदारत एक मीटिंग करेंगे जिसमें इज्तिमाई तौर पर माका जोंगा से निपटने के तरीकों पर गौर किया जाएगा ताकि उसके सद्देबात के लिए कोई मुनासिब कदम उठाया जाए। इसलिए मैं तुम्हें, इमरान, सफदर और शकील को वहां अपनी हुकूमत की तरफ से नुमाइंदगी करने के लिए भेज रहा हूं। वहां तुम सब इमरान की सरकर्दगी में काम करोगे। जूलिया ने हकलाते हुए कहा, मगर जनाब। वो ये फितरा कहते हुए दिल से बहुत डर रही थी। बोली, इमरान अपनी नाशाइस्ता हरकत से अपने मुल्क का वक़ार भी खतरे में डाल देता है। X2 ने कहा, देखो जूलिया, तुम हजारों बार देख चुकी हो कि उसकी कोई हरकत फायदे से खाली नहीं हुई। उसका तरीकाकार यही है कि वो खुद को बेवकूफ पोज करके दूसरों को बेवकूफ बनाता है और फिर अपना मतलब साफ निकाल लेता है। तुमने देखा है कभी वो अपने मिशन में नाकाम नहीं रहता, उसके बावजूद तुम हर वक्त उसकी शिकायत करती रहती हो। X2 का लहजा इंतहाई भयानक हो गया था। जूलिया बोली, माफी चाहती हूँ सर। X2 की आवाज ने उस पर कपकपी तारी कर दी थी और जब उधर से रिसीवर रखने की आवाज सुनाई दी तो उसने इत्मीनान से सांस लिया, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उसके सर से उतर गया। उसने रिसीवर रख दिया और फिर आहिस्ते से चलती हुई किचन की तरफ बढ़ गई। फिर कुछ सोच कर रुकी और फिर फोन की तरफ तेजी से आई और सफदर को टेलीफोन किया। उधर सफदर ने फौरन रिसीवर उठा लिया। हेलो, सफदर स्पीकिंग। सफदर की आवाज जूलिया के कानों में गूंजी। वो बोली, मैं जूलिया बोल रही हूँ। क्या तुम नाश्ता नहीं कर चुके? तो आज नाश्ता मेरे पास आकर करूं। सफदर ने कहा, शुक्रिया, नाश्ते से तो मैं अभी फारिग हुआ हूं, फिर कभी तुम्हारे यहाँ आऊंगा। वो बोली, अच्छा, तुम जरूरी सामान लेकर मेरे पास पहुंचो, हम इमरान और कैप्टन शकील की हमराही में आज न्यूयॉर्क जा रहे हैं। सफदर ने कहा, न्यूयॉर्क? किस खुशी में? जूलिया बोली, उसी माका जोंगा के चक्कर में। वहां 14 ममालिक की मीटिंग हो रही है जिसमें माका जोंगा के सद्देबाब के मुताल्लिक तदबीरें सोची जाएंगी। सफदर ने कहा, अच्छा, मैं अभी आता हूं, और सफदर ने रिसीवर रख दिया। जूलिया ने रिसीवर रखा और खुद किचन की तरफ बढ़ गई। फिर आधे घंटे के बाद कैप्टन शकील, इमरान, जूलिया दानिश मंजिल के मीटिंग हॉल में बैठे X2 की कॉल के मुंतजिर थे। इमरान की चुलबुली शख्सियत से जूलिया सख्त बेजार थी और जब से कैप्टन शकील इस टीम में दाखिल हुआ था, इमरान से बेजारी और भी बढ़ती जाती थी। इससे जूलिया के किरदार पर कोई हर्फ नहीं आता। जूलिया दरअसल अभी तक इस गलत फहमी में मुब्तला थी कि कैप्टन शकील दरअसल X2 है और कैप्टन शकील मेकअप करके हमारे दरमियान शामिल है। इसलिए कैप्टन शकील की शख्सियत में वो कभी कभी अपने लिए बेपनाह दिलचस्पी महसूस करती। लेकिन उधर कैप्टन शकील का किरदार X2 से 2 कदम शायद आगे था। वो औरतों से रूमानी बातें करना और उनमें दिलचस्पी लेने को मर्दों की तौहीन समझता है। इसलिए आज तक ना उसने शादी की और ना ही उसकी शख्सियत से कोई रोमान टपकता था। उसकी शख्सियत एक बेदाग शख्सियत थी। जूलिया से भी उसकी दिलचस्पी सिर्फ इसी हद तक थी जिस हद तक वो उसकी करंट ऑफिसर थी, इसके सिवा और कुछ नहीं। आज जब X2 ने उसे सिर्फ सफदर को फोन पर इत्तला देने के लिए कहा और कैप्टन शकील के मुताल्लिक कोई बात न मिली, तो उसके जहन के किसी गोशे में एक ख्याल रिंग रहा था कि कैप्टन शकील ही दरअसल X2 है। हालांकि बात सिर्फ इतनी थी कि कैप्टन शकील इमरान के साथ किसी वजह से पहले ही दानिश मंजिल में मौजूद था। बहरहाल उस वक्त उन सब में न्यूयॉर्क में होने वाली मीटिंग के मुताल्लिक बातचीत हो रही थी। सफदर का कहना था कि यह मीटिंग कतई नाकाम रहेगी, लेकिन इमरान इसके खिलाफ था। उसने सफदर को चैलेंज करते हुए कहा, कैसे नाकाम रहेगी? सफदर ने बाकायदा बहस करते हुए कहा, इसलिए कि इतनी बड़ी तंजीम की बेखुनी इस तरह की मीटिंगों से नहीं की जा सकती। जो तंजीम इतने बड़े पैमाने पर कत्लो वारत कर सकती है, वो उस मीटिंग का सद्देबाब नहीं कर सकती। कैप्टन शकील ने भी तायद करते हुए कहा, सफदर का ख्याल ठीक है। इमरान ने मजे का खेज दलील पेश की, बोला सफदर का ख्याल गलत है। दरअसल ये माका जोंगा से जहनी तौर पर मरूब हो गए हैं और फिर ये अपने स्कूल के इम्तिहानात में चूंकि हमेशा फेल होते हैं, इसलिए नाकामी का भूत हर वक्त इसके जहन पर सवार रहता है। सफदर ने हंसते हुए कहा, खैर इम्तिहानात में फेल होने का रिकॉर्ड तो इमरान साहब ही तोड़ते रहे,
इमरान ने उंगली से सर खुजाते हुए नीम व आंखों से जवाब दिया, रिकॉर्ड तो नहीं, अलबत्ता रिकॉर्ड प्लेयर जरूर तोड़ा है। फिर इमरान ने जूलिया की तरफ देखते हुए मजीद टुकड़ा लगाया, और मिस दिलमोहलिया को तो मैंने एक मदरसे में कान पकड़े मुर्गा बना हुआ भी देखा है। शकील और सफदर ने दिलमोहलिया की इस्तिलाह पर दिल खोल कर कह लगाए और जूलिया फट पड़ी। बोली, देखो इमरान, मुझे मत छेड़ा करो, मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। इमरान बेनियाजी से गुनगुनाने लगा, गजल हमने छेड़ी कोई साज देना। जूलिया का चेहरा हमारे गुस्से से सुर्ख हो गया। वो जोर से चीखी, चढ़ा। अभी इमरान कुछ कहने ही वाला था कि ट्रांसमीटर का बल्ब स्पार्क करने लगा। सब संभल कर बैठ गए। जूलिया ने आगे बढ़कर बटन दबाया। उसके चेहरे पर अब तक सुर्खी थी, लेकिन वो अपने जज्बात पर काबू पाने की शदीद कोशिश कर रही थी। ट्रांसमीटर से मखसूस आवाज उभरी, हेलो X2 स्पीकिंग। जूलिया ने जवाब दिया, मैं जूलिया बोल रही हूँ जनाब। X2 ने पूछा, क्या सब मेंबर आ चुके हैं? वो बोली, यस सर। X2 ने कहा, तो सुनो, अब से आधे घंटे के बाद तुम सब लोग अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए न्यूयॉर्क जा रहे हो। वहां इस बार मीटिंग को खुफिया रखने के लिए इंतहाई सख्त इक़दामात किए जा रहे हैं। तुम सब लोग जहां से मेकअप में जाओगे, तुम्हारे पासपोर्ट अभी तुम्हें मिल जाएंगे। पासपोर्टों पर सफर का मकसद सयाहत होगा, उसके बाद तुम्हें इमरान की रहनुमाई में काम करना होगा। बाकी हिदायत उसे दे दी गई हैं। इमरान से कहो वो तुम सबके मेकअप कर दे। जूलिया ने कैप्टन शकील की तरफ देखते हुए कहा, मगर जनाब कैप्टन शकील तो पहले ही मेकअप में है। यह फिक्रा सुनकर कैप्टन शकील समेत तमाम अफराद बुरी तरह चौंक पड़े और सबकी नजरें कैप्टन शकील के चेहरे पर पड़ने लगी। X2 की भी हैरत आमेज आवाज उभरी, क्या कहा? जूलिया बोली, मेरे ख्याल में जनाब कैप्टन शकील साहब शुरू से ही हमारे साथ मेकअप में शामिल है। X2 की आवाज में कुछ तलखी उभर आई। इस ख्याल की वजह? जूलिया बोली, इसका चेहरा बिल्कुल सपाट रहता है जनाब, किसी किस्म का तासुर इनके चेहरे पर नहीं उभरता, सिर्फ आंखें ही उस तासुर की गमाजी करती हैं, इसलिए मुझे शक हुआ कि शायद ये मेकअप की वजह से है। X2 ने कहा, जूलिया कैप्टन शकील को सेट पर बुलाओ। कैप्टन शकील इत्मीनान से उठकर सीट की तरफ बढ़ा। जूलिया सीट से हट गई। X2 ने कहा, कैप्टन शकील? कैप्टन शकील ने मद्दबाना जवाब दिया, यस सर। X2 ने कहा, जूलिया क्या कह रही है, क्या तुम वाकई मेकअप में हो? शकील बोला, मिस जूलिया को गलत फहमी हुई है जनाब, दरअसल इनका शक भी वजह है और मैं इनकी दूरबीन नजरों की दाद देता हूँ। मेरे चेहरे का ये सपाटपन दरअसल कुदरती है, इसमें मेरे किसी इरादे को दखल नहीं होता। X2 की आवाज में पुरस्रारियत थी। बोला, क्या तुम जूलिया की तसल्ली करा सकते हो? कैप्टन शकील ने जूलिया की तरफ देखते हुए कहा, जिस तरह वो चाहें जनाब। जूलिया ने फौरन दखल अंदाजी करते हुए कहा, नहीं जनाब, मुझे तसल्ली हो चुकी है, सिर्फ मेरा एक शक था, उम्मीद है कैप्टन शकील साहब मुझे माफ कर देंगे। X2 ने कहा, नहीं, जब एक बात चल निकली है तो इसे इख्तिताम तक पहुंचाना चाहिए। सफदर, तुम अमोनिया की बोतल अलमारी में से निकालो और कैप्टन शकील तुम उससे मुंह धो लो ताकि जूलिया का शक हमेशा के लिए दूर हो जाए। सफदर जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ा और उसने वहां से अमोनिया की बोतल निकालकर कैप्टन शकील को दी। कैप्टन शकील ने उसे अपना मुंह अच्छी तरह धोया और फिर खुश्क तौलिए से रगड़ा, लेकिन वहां मेकअप के कोई आसार न थे। जूलिया सख्त नदामत महसूस कर रही थी। उसे अफसोस था कि उसने खामखा शक करके कैप्टन शकील का दिल दुखाया है। X2 की आवाज ट्रांसमीटर से उभरी, क्या रिजल्ट रहा? जूलिया कुछ न बोली तो सफदर ने जवाब दिया, जनाब शकील मेकअप में नहीं है। X2 ने कहा, जूलिया क्या तुम्हारी तसल्ली हो चुकी? वो बोली, मैं माफी चाहती हूँ जनाब, मैं बहुत शर्मिंदा। X2 ने कहा, इसमें नदामत की कोई बात नहीं है और मेरा ख्याल है कि कैप्टन शकील भी इसे महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा काम भी ऐसा है कि हमें हर वक्त आंखें खुली रखनी चाहिए। मैंने कैप्टन शकील का मुंह इसलिए धुलवाया था कि जूलिया का शक हमेशा के लिए दूर हो जाए, वरना मुझे पहले ही मालूम था कि कैप्टन शकील का चेहरा कुदरती तौर पर सपाट है। ये सब कुछ मैंने इसलिए किया है कि जब से कैप्टन शकील इस टीम में दाखिल हुआ है, जूलिया उस पर X2 का शक कर रही है और इस शक में कैप्टन शकील के चेहरे का सपाटपन बहुत मावन साबित हुआ है। मुझे जूलिया के ख्यालात और अंदेशों का इल्म था, लेकिन कोई तवज्जो न दी। अब जब जूलिया ने खुद बात छेड़ दी तो मैंने मुनासिब समझा कि बात पूरी तरह खुल जाए। अच्छा, आप सब लोग चलने की तैयारी करें, पासपोर्ट आप सबको एयरपोर्ट पर मिल जाएंगे। उसके साथ ही ट्रांसमीटर खामोश हो गया। जूलिया ने कैप्टन शकील से कहा, मैं एक बार फिर माफी चाहती हूँ। कैप्टन शकील ने कहा, कोई बात नहीं। फिर इमरान से मुखातिब होकर कहा, इमरान साहब आप मेकअप शुरू करें। इमरान जो इस सारे हंगामे के दौरान बैठा ऊँग रहा था, उठा, सफ्तर को साथ की अलमारी से मेकअप का सामान लाने को कहा। तैयारे ने इशारा मिलते ही एयरपोर्ट पर रिंगना शुरू कर दिया और फिर उसकी रफ्तार इंतहाई तेज होती चली गई और चंद ही लम्हों के बाद वो जमीन छोड़ चुका था और फजा की बुलंदियों में परवाज कर रहा था। ARC कंपनी का तैयारा था जो सफदर, कैप्टन शकील, जूलिया और इमरान के साथ 30 और मुसाफिरों को लेकर न्यूयॉर्क की जानिब जा रहा था।
जूलिया और कैप्टन शकील आगे बैठे थे और उनके पीछे सफदर और इमरान थे। सारे हल्के हल्के मेकअप में थे जिससे उनकी शख्सियत कुछ और निखर आई थी। सफदर के चेहरे पर बड़ी बड़ी मूंछें इंतहाई शानदार लग रही थी और इमरान उसे बैठा छेड़ रहा था। सफदर यार, तुम्हारे चेहरे पर गुलहरी की दुम्में बड़ी शानदार है। सफदर ने आहिस्ता से कहा, यह सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। इमरान बोला, खुदा के लिए सफदर, क्या मैं मूंछें उगाने का काम करता हूँ? ये सब तो बातों में मशगूल थे, मगर एक अकहरे बदन का नौजवान जहाज की तीसरी रो में बैठा उनकी तरफ बड़ी पुरस्कार निगाहों से देख रहा था। कभी वो उनकी शख्सियतों पर नजर डालता और कभी उसकी नजर इमरान की गोद में पड़े कैमरे की तरफ पड़ती। तैयारा रवां तवां अपनी मंजिल की तरफ गामजन था। अचानक नौजवान अपनी जगह से उठा और फिर वो आहिस्ता से इमरान और सफदर के नजदीक से गुजरता हुआ तैयारे की दुम में बनी हुई लेविटरी की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो इमरान के पास से गुजरा, उसने झपट कर इमरान की गोद से कैमरा उठाया और फिर पूरी तेजी से लेविटरी की तरफ भाग निकला। इमरान ने भी उसके पीछे जस्त लगाई, मगर वो लेविटरी में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर चुका था। तमाम मुसाफिर इस हरकत से बौखला उठे। इमरान लेविटरी के दरवाजे पर मुक्के बरसा रहा था। सफदर, शकील और जूलिया भी अपनी जगहों से उठ खड़े हुए थे। एयर होस्टेस तेजी से इमरान की तरफ बढ़ी। इमरान ने उसे किसी तरह भी लेविटरी का दरवाजा खोलने के लिए कहा, मगर होस्टेस बेबस थी। ये वाकया ही इतना अचानक हुआ था कि सब चकरा कर रह गए थे। अचानक इमरान ने जेब से रिवॉल्वर निकाला और दरवाजे पर बने हुए लॉक पर गोली चला दी। गोली पड़ते ही लॉक टूट गया और इमरान ने तेजी से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन खाली लेविटरी उसका मुंह चिढ़ा रही थी। लेविटरी की पुश्त की खिड़की खुली हुई थी। इमरान ने तेजी से खिड़की की तरफ देखा और उसे फजाओं में एक पैराशूट नजर आया और इमरान जिंदगी में पहली बार बेबसी से हाथ मलता हुआ रह गया। लेकिन शायद वो कैमरा इतना कीमती था कि इमरान में बेबसी की बजाय कुछ करने का इरादा किया। उसने पीछे मुड़कर कैप्टन शकील को कहा, तुम न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर मेरा इंतजार करना। और फिर वो तेजी से अपनी सीट की तरफ बढ़ा और उसने जहाज की तरफ से मिलने वाले पैराशूट को अपने कमर के गिर्द बांधा और फिर उसने सफदर के कान में तेजी से सरगोशी की और सफदर पिस्तौल निकालता हुआ कॉकपिट की तरफ भागा, जहां पायलट बैठा जहाज को कंट्रोल कर रहा था। एयर होस्टेस मजबूर नजरों से ये हंगामा देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आया था कि ये सब क्या है। उधर सफदर ने पायलट की पुश्त पर पिस्तौल लगा दिया और उसे मजबूर किया कि वो जहाज को पीछे की तरफ लौटा दे। वो बोला, देखो पायलट, अपना जहाज फौरन रिवर्स करो। वो आदमी हमारी एक ऐसी चीज लेकर जहाज से कूद गया है जिसके लिए हम सारे जहाज को तबाह कर सकते हैं। इसलिए अच्छा तो यह है कि तुम फौरन जहाज मोड़कर उसके पीछे चलो और उसके पास से गुजरते हुए जहाज की रफ्तार तेज कर दो। हमारा एक आदमी जहाज से कूद जाएगा, उसके बाद तुम अपनी मंजिल की तरफ चले जाना, वरना तुम जानते हो कि हम सब कुछ कर गुजरेंगे। पायलट ने बेबसी से पिस्तौल की तरफ देखा और फिर जहाज का रुख मोड़ दिया। जहाज एक बार फिर वापस जा रहा था।